one thing that you have to understand, that the most important aspect of climate change is what? Is ग्लोबल वार्मिंग, है ना. ग्लोबल वार्मिंग सबसे इंपॉर्टेंट है अगर हम क्लाइमेट चेंज को डिस्कस करते हैं. अब जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. ठीक है, इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है. नाउ बिकॉज ग्रीन हाउस गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट. अब अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारी प्लैनेट में नहीं होगा तो जो हमारा एवरेज टेम्परेचर अभी 24 to 26 डिग्री सेल्सियस है वो 40 डिग्रीज नीचे चला जाएगा एंड इट विल बी समवेयर नेगेटिव में एंड लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा. राइट, ये सबको पता है कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो जो हमारी प्लैनेट का एवरेज टेम्परेचर है वो कितना होगा हमारी प्लैनेट का एवरेज टेम्परेचर माइनस में होगा एंड लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नॉट अ बैड थिंग, बट व्हेन वी विटनेस व्हाट वी कॉल इट एज इनहैंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, वी विटनेस ग्लोबल वार्मिंग. अब ये इनहैंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों है? ये इनहैंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट है बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि वो बढ़ती जा रही हैं. और अगर हम बात करें कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहैंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रीन हाउस गैस है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड. देन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस इज मीथेन, फॉलोड बाय नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस N2O. राइट, ये हमारी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस है. देन वी हैव अनदर सेट ऑफ गैसेस. सो वी हैव PFCs, perfluorocarbons, we have HFCs, hydrofluorocarbons, and we have your SF6, sulfur hexafluoride. अब ये जो 4 ग्रीन हाउस गैसेस है ना, दे आर इंक्लूडेड इन व्हाट? कैन एनीवन टेल मी? ये कहाँ पे इंक्लूडेड है? ये क्योटो प्रोटोकॉल में इंक्लूडेड थी. राइट, सबसे पहले ये क्योटो प्रोटोकॉल में इंक्लूड की गई कि ये 6 ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज हो रहा है. फिर ये जब हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो क्योटो प्रोटोकॉल में ना एक अमेंडमेंट हुई थी जिसको हम कहते हैं दोहा अमेंडमेंट, 2013 में हुई थी ये. उसके बाद इसमें एक 7वीं ग्रीन हाउस गैस इंक्लूड कर दी गई, दैट इज नोन एज नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड. सो नाउ वी हैव 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास ये 3 ही आती हैं. बिकॉज अगर हम बात करें ना, ये वाली जो गैसेस हैं they are contributing less than 1% to global warming. ठीक है, तो इनका contribution ही less than 1% है, जबकि सबसे ज्यादा contribution to global warming किसका है? Carbon dioxide, that's close to 80%. Right? So most important greenhouse gases, carbon dioxide followed by methane followed by nitrous oxide. अब मुझे दो जवाब दो. सबसे पहले, इस कार्बन डाइऑक्साइड अ पॉल्यूटेंट? ठीक है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड को हम पॉल्यूटेंट मानते हैं? पहला सवाल. दूसरा सवाल, क्या वाटर वेपर एक ग्रीन हाउस गैस है? अगर है तो उसको हम यहां क्यों इंक्लूड नहीं करते? इज कार्बन डाइऑक्साइड अ पॉल्यूटेंट? व्हाई इज इट नॉट अ पॉल्यूटेंट? क्यों नहीं है पॉल्यूटेंट कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड इज, देखो, पॉल्यूटेंट हम उसको मानते हैं जो एनवायरनमेंट में, या जैसे एयर पॉल्यूटेंट है अगर, तो एयर में आर्टिफिशियली एडेड है ना. तो इसलिए हम इसको जो नॉर्मली प्रेजेंट नहीं है एयर में, बट इट हैज बीन एडेड एंड नाउ इट इज हजार्डस, तो हम उसको पॉल्यूटेंट मानते हैं. अब कार्बन डाइऑक्साइड तो नेचुरली प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, एयर में, तो ये पॉल्यूटेंट है कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड तो नेचुरली प्रेजेंट है. जैसे लेट्स से हम सल्फर डाइऑक्साइड को पॉल्यूटेंट मानते हैं क्योंकि वो नेचुरली प्रेजेंट नहीं है. हाँ, ये सवाल सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड एज सच इज नॉट अ पॉल्यूटेंट, बट increased level of carbon dioxide is causing enhanced greenhouse effect, then we call it as a pollutant. जो प्री इंडस्ट्रियल टाइम था ना, प्री इंडस्ट्रियल टाइम पता है आपको?
प्री इंडस्ट्रियल टाइम के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल था वो था 280 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स में। जैसे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1750s में, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 280 ppm था। अब कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल? अब कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल? इट्स क्लोज टू 425 ppm, ठीक है। ये अलग जगहों पे आपको अलग मिलेगा, बट आप 425 ppm मान सकते हैं इसको। तो ऑलमोस्ट डबल के करीब है हमारे पास, राइट। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ पोल्यूटेंट बिकॉज नेचुरली एयर में ये प्रेजेंट है, बट इंक्रीज्ड लेवल माइट बी कंसिडर्ड एज अ पोल्यूटेंट। और वो जो इंक्रीज्ड लेवल वाला है ना, दैट विल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है, राइट। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। दूसरा सवाल मैंने आपसे ये पूछा था कि वाटर वेपर को हम, अगर वाटर वेपर रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैस है, वाटर वेपर भी रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, है ना, तो हम इसको क्यों इंक्लूड नहीं करते हैं इस लिस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज में? व्हाई आरंट वी इंक्लूडिंग वाटर वेपर ऑल्सो? यस इशिता, वेरी गुड। क्योंकि ना वाटर वेपर इज अ ग्रीन हाउस गैस, इनफैक्ट इट इज द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। हाँ तो मोहित वही तो सवाल है, क्यों नहीं इंक्लूड किया क्योटो ने? जो आप पूछ रहे हो वो आपने वर्डिंग अलग कर दी, क्यों क्योटो ने क्यों इंक्लूड नहीं किया? लेट मी जस्ट पुट इट दिस वे, क्योंकि वाटर वेपर इज अ मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस, लेकिन क्योंकि वाटर वेपर का जो अमाउंट है वो हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते, इट इज नॉट डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द ह्यूमंस। वाटर वेपर का अमाउंट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग हुई, वाटर वेपर बढ़ा, उसके बाद वाटर वेपर विल कॉज फर्दर ग्लोबल वार्मिंग, बट बिकॉज इट्स इनिशियल लेवल्स और इट्स लेवल्स आर नॉट डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय ह्यूमंस, तो इसलिए हम वाटर वेपर को नहीं इंक्लूड करते हैं इसमें, ठीक है मोहित, इज इट क्लियर? हम वाटर वेपर को इसलिए इंक्लूड नहीं करते हैं बिकॉज इट इज नॉट डायरेक्टली, द लेवल्स आर नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ह्यूमंस, बट इट इज द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस, इवन मोर देन कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। उसके बाद दूसरा है जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स है ना, मौना लो ऑब्जर्वेटरी है हवाई में, यहां पे ना कंटिन्यूस कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स मॉनिटर किए जा रहे हैं बाय NOAA, नेशनल ओशनिंग एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, और प्लॉट किया जा रहा है एक ग्राफ ऑफ द लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इस ग्राफ को या इस कर्व को क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज कीलिंग कर्व, इट इज नोन एज कीलिंग कर्व, जो हमें कहता है कि 1750 ऑनवर्ड्स एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 280 ppm था और अब वो हो गया है 425 ppm। ये हमें पता चलता है मौना लोआ ऑब्जर्वेटरी, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा है बहुत पहले से, हवाई में है, USA में, और प्लॉट कर रहा है कीलिंग कर्व। अब ना ये जब आप कीलिंग कर्व को देखते हो ना, अब हमें एक बात समझ में आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, कि जैसे लेट्स से 1970 में ये आप लगा लीजिए 380 था, 1990s में 390 हो गया, अब 420 है, ऐसे है ना, इसका लेवल बढ़ता जा रहा है। दैट इज क्लियर फ्रॉम दिस कीलिंग कर्व। Another thing that is very, very important is that not only the carbon dioxide level is increasing, but the rate of increase is also increasing. Rate of increase भी बढ़ रहा है। Rate of increase से मेरा क्या मतलब है कि किसी टाइम पे ना हर साल सिर्फ 1 ppm कार्बन डाइऑक्साइड का ऐड हो रहा था, फिर वो 1.5 हुआ, फिर वो 2 हुआ, अब 2.5 ppm हो रहा है, और इनफैक्ट जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स है ना उसके हिसाब से क्लोज टू 3.2 ppm ऐड हुआ है बिटवीन 2023-2024। तो ये जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो भी बढ़ रहा है, और ये भी हमें कीलिंग कर्व कहता है। इसको ना हम वो कहते हैं एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कहते हैं, हम इसे एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कहते हैं, राइट। इज दिस क्लियर? सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट ओनली इंक्रीजिंग बट द रेट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन विच इट इज एडेड। कि किसी टाइम पे साल में सिर्फ 1 ppm होता था, अगर 1 ppm भी हर साल ऐड होता रहेगा तो भी इंक्रीज तो हो ही रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, लेकिन अब वो बढ़कर 3 ppm हो गया है। सो रेट ऑफ इंक्रीज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, सो दैट इज अनदर थिंग दैट यू नीड टू नो। अब ना आप सबने पेरिस एग्रीमेंट के बारे में सुना हुआ है, ऑल ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट पेरिस एग्रीमेंट, येस और नो? एक बार मैं ब्रीफली बता देती हूँ।
तो पेरिस एग्रीमेंट कब अडॉप्ट किया गया था? 2015 में, है ना, COP21 जो कि पेरिस फ्रांस में हुआ था। अब पेरिस एग्रीमेंट का पर्पस क्या है? ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना। कब तक हमारे टारगेट्स डिफाइन किए गए हैं? बाय 2100। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट कहता है कि आपको 2100 तक, मतलब बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, यू हैव टू लिमिट द टेम्परेचर राइज टू 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो भी टेम्परेचर राइज हो रहा है उसको आपने 2 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना है ऑफ द प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स। ठीक है, अब ये वाले जो प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स है ये कौन से हैं? क्या कोई मुझे बता सकता है? जो पेरिस एग्रीमेंट के प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स है वो कौन से हैं? 2 डिग्री सेल्सियस, यस, वेरी गुड मोहित, इट इज 1850s। ठीक है, क्योंकि अगर हम 1750 लेंगे तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं ब्रीच। तो 2 डिग्री सेल्सियस ऑफ द प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स बाय 2100, बट हम कोशिश करेंगे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करने की, एम्बिशियस टारगेट भी लेकर चल रहे हैं। तो ये पेरिस एग्रीमेंट का है। तो अपना अगर हम पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं तो हमें ना 2050 तक वर्ल्ड हैज टू अचीव नेट जीरो। नाउ व्हाट इज नेट जीरो? नेट जीरो है कि जितनी आप एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कर रहे हैं उतनी ही आप रिमूव भी कर रहे हैं, राइट? तो हमें प्लैनेटरी बेसिस पे 2050 तक नेट जीरो अचीव करना है। और नेट जीरो करने के लिए पता है क्या कंडीशन है? पहले आप पीक रीच करोगे, पीक इमिशंस आपने रीच कर ली, फिर आप कम करोगे। बिकॉज ना जैसे जब हम बात करते हैं नेट जीरो की, तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको अगर जितनी आप इमिशंस कर रहे हो उतनी ही आपने रिमूव करनी है। सो दोस इमिशंस हैव टू बी लेस एज पॉसिबल, है ना? ऐसा तो नहीं है आप पीक पे जितनी इमिशंस कर रहे हो उतनों को आप रिमूव कर लोगे। आपको इमिशंस डिक्रीज करनी है और उसके बाद जितनी वो सबसे ज्यादा कम नंबर पर आ जाएंगी कि इससे कम नहीं हो सकती, देन यू विल रिमूव देम फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रीच नेट जीरो। Now why can't emissions be absolute zero? greenhouse gas emissions absolutely zero क्यों नहीं हो सकती? क्या कोई मुझे बता सकता है? ग्रीन हाउस गैस emissions absolutely zero क्यों नहीं हो सकती? हाँ, नेचुरल प्रोसेसेस है, जैसे मीथेन वेटलैंड से रिलीज होती है, राइट? ह्यूमंस कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं, मतलब मल्टीपल नेचुरल सोर्सेज हैं। और डेवलपमेंट भी तो हो रही है, आप अगर कहीं ना कहीं से तो इमिशंस होंगी। अब हम सोलर का बोल देते हैं कि सोलर जो है रिप्लेस कर लेगा फॉसिल फ्यूल्स को, बट सोलर की मैन्युफैक्चरिंग में, उसकी माइनिंग में, जो वो उसमें जो आपके पास ये मिनरल्स लगते हैं उसकी माइनिंग में भी तो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस होती हैं। सोलर की मैन्युफैक्चरिंग में ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हो रही हैं। सो द पॉइंट बीइंग कि आप कम कर सकते हो इमिशंस को, बट यू कैंट मेक देम जीरो। सो आप जितनी इमिशंस कम कर सकते हो उतनी करो, फिर उसके बाद उनको नेचर से या एटमॉस्फेयर से रिमूव कर लो। सो दैट इज नेट जीरो। तो नेट जीरो, that is why net zero over absolute zero, and when we talk about net zero, the planet has to reach net zero by 2050, right? If we want to stick to the Paris agreements and if we want to consider कि Paris agreement चल रहा है, फेल नहीं हुआ है, ठीक है? ये चीज है। अब मुझे एक बात बताओ कि इंडिया नेट जीरो कब अचीव करेगा? इंडिया ने कब बोला है नेट जीरो? 2070। इंडिया कहता है कि वो 2070 में करेगा, चाइना कहता है वो 2060 में करेगा, यूएसए यूके कहते हैं 2050, ठीक है? और जर्मनी एक लौता कंट्री है जिसने 2045 बोला है। बाकी अब पता है क्या है, इंडिया का 2070 और चाइना का 2060 क्यों इतना प्रॉब्लमैटिक है? क्योंकि प्रेजेंटली सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कौन सी कंट्री कर रहा है? हाईएस्ट एनुअल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कौन सी कंट्री कर रहा है? चाइना, फॉलोड बाय यूएसए, फॉलोड बाय इंडिया। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर। तो ये दोनों कंट्रीज, जब यही दो कंट्रीज 2050 में नेट जीरो नहीं अचीव कर पा रही, तो हम वर्ल्ड को कैसे बोलेंगे कि वो अचीव करें? हाँ, पेरिस एग्रीमेंट से ट्रम्प इज विड्रॉइंग। ही विड्रॉ पहले भी जब वो आए थे तब उन्होंने विड्रॉ कर लिया था,
फिर बाइडेन आए तो उन्होंने रीजॉइन कर लिया। खैर दैट इज अनदर डिस्कशन। बट हाँ, तो अब ये नेट जीरो 2070 तक इंडिया बोल रहा है, थर्ड हाईएस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। तो आपको लगता है ना पेरिस एग्रीमेंट थोड़ा सा तो नहीं होगा। और अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हो तो आपने ये भी देखा होगा कि लास्ट ईयर 2024 वी हैव ब्रीच्ड 1.5 डिग्री सेल्सियस इन सर्टेन प्लेसेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, कुछ जगहों पर अब जो हमारा एवरेज टेम्परेचर है दैट इज मोर देन 1.5 डिग्री सेल्सियस। So we have breached this ambitious limit of Paris Agreement in 2025 itself. ठीक है, हमने ब्रीच कर दिया है। तो उस तरह से देखें तो पेरिस एग्रीमेंट फेलियर की तरफ ही बढ़ रहा है। खैर, अब यहां पर ना एक और चीज है कि मई में जो आने वाला मई है उसमें जो हमारा फोरकास्ट है ऑफ लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट्स क्लोज टू 429.6 430 ppm. That is going to be the highest in 2 million years. ठीक है, so enhanced greenhouse effect है। तो यही देखो, यहाँ पर भी वही बात बोली हुई है, steepest annual increase है। और कितना अभी प्रेजेंटली अगर हम देखें तो जैसे ना ये बोलते हैं कि annual rise of 3.5 parts per million between 23 and 24। ठीक है, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा है। ठीक है, कि जो हमारे पास 23 और 24 में जो एनुअल इंक्रीज था, जो हम पीछे 2.5 पढ़ रहे थे, नाउ दैट हैज रीच्ड 3.5 पार्ट्स पर मिलियन। दैट्स वेरी प्रॉब्लमैटिक। सो दिस इज अ फिगर दैट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, ये आपको याद करना है। दूसरा चीज आपको याद करना है कि हमारा जो प्रेजेंट लेवल है दैट्स क्लोज टू 425, और मई में जब आपका एग्जाम है it might just reach 430 ppm which is going to be the highest in 2 million years। ठीक है, उसके बाद अब ये ना एक इन्फोग्राफिक है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बिकॉज ये ना आपको एक पर्सपेक्टिव दे देता है। आपको इसे याद नहीं करना, इट जस्ट गिव्स यू अ पर्सपेक्टिव। अब ये कहता है 1870s में, है ना, 100 साल हो चुके हैं, 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं फॉसिल फ्यूल्स को बर्न होते हुए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब शुरू हुई थी 1750s में, 100 साल अप्रॉक्सीमेटली हम बात करते हैं, तब हमारे दुनिया में ना कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल था 0.53 गीगा टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर हम आज प्रेजेंट टाइम की बात करें ना, कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, प्रेजेंट टाइम में इंडिया, सिर्फ इंडिया पूरे साल में पता है कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है? 3 गीगा टन्स। उस टाइम पे पूरी प्लैनेट का जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल था वो 0.53 गीगा टन्स था। अभी सिर्फ इंडिया ही 3 गीगा टन्स करता है। और अगर हम 2019 का डेटा भी देखें ना, तो 2019 में 36.4 गीगा टन्स था कार्बन डाइऑक्साइड का। और अगर हमें ना पेरिस एग्रीमेंट का अचीव करना है ना टारगेट, या पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट्स को अलाइव भी रखना है, तो हमें पता है कितना रीच करना है 2030 तक? 18। इसको हाफ करना है हमें, जो 2019 में था उसको हाफ करना है। और ऐसा होता हुआ नहीं नजर में आ रहा, क्योंकि इंडिया 3 गीगा टन तो इंडिया ही इमिट कर रहा है, चाहे वो थर्ड लार्जेस्ट है, बट बहुत ज्यादा है ना। इंडिया में सिर्फ एक चीज, जब आप अभी इको सर्वे भी पढ़ते हो ना, उसमें भी इंडिया में ना बार बार ये लिखा हुआ है कि इंडिया, ये बात तो वो करते ही नहीं है क्योंकि ये उनके हक में नहीं है ना 3 गीगा टन्स करे। वो कहते हैं कि इंडिया की लोएस्ट पर कैपिटा इमिशंस है। पर कैपिटा जो लोएस्ट होंगी, इतनी पॉपुलेशन है, तो इंडिया की जो पर कैपिटा इमिशंस है ना वो 3 टन्स है। मतलब आप और मैं एक साल में 3 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं। और अगर हम एवरेज देखें तो वो 6 पॉइंट समथिंग है, तो एवरेज से हम बहुत पीछे हैं। इसमें सबसे आगे यूएसए है, वो 14-15, और भी बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज हैं जो बहुत आगे हैं। बट हाँ, इंडिया पर कैपिटा में बहुत पीछे है, इट इज एट 3 टन्स। तो आप याद कैसे कर सकते हो? पर कैपिटा में हम 3 टन्स है, अप्रोक्सीमेट बता रही हूँ, कई कई जगह पे आपको 2.9 मिलेगा, 2.88 मिलेगा, 2.92 ऐसे मिलेगा। अप्रोक्सीमेट याद करने का तरीका है, पर साल इंडिया कितना इमिट करता है? 3 गीगा टन्स, और पर कैपिटा कितना है? 3 टन्स। ठीक है, और इसको जस्ट कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए इन्फोग्राफिक समझो। मतलब अगेन यू हैव टू रिमेंबर दिस इन्फोग्राफिक, बट इट विल पुट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट फॉर यू विद रिस्पेक्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स। ठीक है, इज दिस पार्ट क्लियर? इज दिस पार्ट क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है
कार्बन डाइऑक्साइड का लाइफ स्पैन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का लाइफ स्पैन क्या है? देखो कार्बन डाइऑक्साइड का लाइफ स्पैन ना बहुत जगह पे आपको 100 ईयर्स दिखेगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट है। एवरेज 100 ईयर्स हम ले सकते हैं, बट इट कैन बी एज लेस एज 20 ईयर्स और इट कैन बी एज हाई एज 200 ईयर्स, 400 ईयर्स, 500 ईयर्स। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इज वन गैस, उसका लाइफ स्पैन प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करती हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, तो यू कैन नेवर प्रिडिक्ट। ठीक है, इट कैन बी एज लेस एज 20 ईयर्स, इट कैन बी एज हाई एज 300, 400 और 500 ईयर्स। अब होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कम होता है? प्लांट्स अब्सॉर्ब कर लेंगे इसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए, है ना। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं उसको क्या कहते हैं? उस कार्बन को क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जब कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं तो उस कार्बन को क्या कहते हैं? ग्रीन कार्बन। जब ओशनिक प्लांट्स अब्सॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को तो उसे क्या कहते हैं? ब्लू कार्बन। टील कार्बन क्या होता है? व्हाट इज टील कार्बन? टील इज ऑल्सो अ शेड ऑफ ब्लू, बट व्हाट इज टील कार्बन? Yes, when that carbon dioxide is absorbed by the plants in the fresh water wetlands. Wetland नहीं है बच्चे, fresh water wetlands है। Marine areas में जो ये wetlands होते हैं in the form of mangroves, जो marine area में wetlands होते हैं, marshes होते हैं, वो आपके कौन से कार्बन में आएंगे? जो marine areas में होते हैं। Marine areas में if you have coastal wetlands, तो वो किस में आएंगे? नो, ब्लू में। मैं वही तो आपको कह रही हूं कि ग्रीन इज टेरेस्ट्रियल, ठीक है, ब्लू इज मेरीन और ओशनिक, एंड टील इज फ्रेश वाटर वेटलैंड्स। ठीक है, दैट इज फ्रेश वाटर वेटलैंड्स, राइट। तो ये हमारे पास है, तो वो अब्सॉर्ब कर रहे हैं वाया फोटोसिंथेसिस, राइट। देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज गेटिंग अब्सॉर्ब्ड इन दी वाटर बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन वाटर, राइट। देन यू हैव केमिकल वेदरिंग। वेदरिंग में क्या होता है? आप कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में लेते हो और वेदर जो रॉक्स होते हैं दे वेदर, दे टेक अप एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, दे रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो वेदरिंग में भी हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। तो पॉइंट पता है क्या है? बहुत एवेन्यूज है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होने के, राइट। तो लाइफ स्पैन प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। उसके बाद मीथेन की अगर हम बात करें, मीथेन इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, और मीथेन ज्यादा पोटेंट है कार्बन डाइऑक्साइड से। क्यों? क्योंकि मीथेन का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हम 1 लेते हैं, और मीथेन की अगर हम बात करें तो मीथेन का जो लाइफ स्पैन है वो 8 से 12 साल है। मतलब ना, अब अगेन कई कई जगहों पे ये 12 से 20 भी आपको मिल जाएगा, तो मैं 12 ले लेती हूँ, ठीक है। अब मीथेन का लाइफ स्पैन हम 12 साल लेते हैं अगर, अब मीथेन का लाइफ स्पैन कम है कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, बट इसकी जो रेडिएटिव एफिशिएंसी है, मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन कैन अब्सॉर्ब अ लॉट ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस वजह से जो इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो ज्यादा है। देखो, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 2 चीजों पर डिपेंडेंट है, लाइफ स्पैन और रेडिएटिव एफिशिएंसी। लाइफ स्पैन इसका कम है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग जो हमारा पोटेंशियल ज्यादा है, बिकॉज ये ज्यादा आईआर या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को अब्सॉर्ब करता है कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम इसका GWP देखें ना, GWP इज डिपेंडेंट ऑन ईयर्स। लेट्स से 20 सालों में कितना है GWP, 100 सालों में कितना है। अब मुझे आप खुद बताओ कि अगर मेरे को GWP गेस करना हो तो 20 में ज्यादा होगा कि 100 में ज्यादा होगा? 20 में इट इज क्लोज टू 84 to 86 टाइम्स, एंड जब हम 100 सालों पे देखते हैं, क्योंकि लाइफ स्पैन कम है ना, तो इट बिकम्स 28 to 36 टाइम्स, ठीक है। सो ये है। उसके बाद मीथेन का अगर मैं लाइफ स्पैन 12 साल लेती हूँ तो उसके बाद क्या होता है मीथेन को? मीथेन को क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। वेरी गुड मोहित, मीथेन इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे अगर हम बात करें ना मीथेन की, तो मीथेन का कॉन्सेंट्रेशन हैज ऑलमोस्ट डबल्ड। क्या कोई मुझे बता सकता है मीथेन का प्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन कितना है? मीथेन का प्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन कितना है एटमॉस्फेयर में?
What is the concentration of methane in the atmosphere? 220 क्या? It is close to 1900 parts per billion. नाइट्रस इसका ना 1965 70 ऐसा कुछ है, एग्जैक्ट नंबर आप चेक कर लेना, पर 1900 पार्ट्स पर बिलियन है ये। और नाइट्रस ऑक्साइड का कितना लेवल है? क्लोज टू 335 पार्ट्स पर बिलियन। ये मैंने अपने लिए याद किया हुआ है, ऑब्वियसली 340 350 हो सकता है, 335 पार्ट्स पर बिलियन, क्योंकि जिस घर में मैं रहती हूँ उसका जो हाउस नंबर है वो 335 है, तो मैंने उसके याद किया हुआ। 1900 अगेन 1940 50 कुछ है। तो ये जो है ना नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, ये पार्ट्स पर बिलियन है। कार्बन डाइऑक्साइड पार्ट्स पर मिलियन है। हाँ क्यों नहीं पूछ सकते मोहित, डेफिनेटली। ये तो कितना ही बेसिक है, ये तो कितना ही बेसिक है। और इसमें ना एक और चीज आप ध्यान में रखना कि जब हम बात करते हैं ना कि देखो 3 सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज है जिनके बारे में आपको इनसाइड आउट सब पता होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। और ना कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बड़ा है, मीथेन का लेवल भी बड़ा है, नाइट्रस ऑक्साइड का लेवल भी बड़ा है। लेकिन सबसे ज़्यादा लेवल जो बड़ा है, जो प्री इंडस्ट्रियल टाइम में था, और अभी सबसे ज़्यादा जो लेवल है, अगर हम परसेंटेज वाइज देखें ना, तो सबसे ज़्यादा लेवल बड़ा है मीथेन का, ठीक है, परसेंटेज वाइज। उसके बाद बड़ा है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके बाद बड़ा है नाइट्रस ऑक्साइड का। और जो मीथेन है ना, ये ना एक सेक्टोरल गैस है, इसके बहुत ही कम इमिशन सोर्सेस हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो मल्टी सेक्टोरल गैस है, वो कहीं और हर जगह से इमिट होती है। वो आपको ट्रांसपोर्टेशन में, इंडस्ट्रीज में, इलेक्ट्रिसिटी में, सब जगह आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। मतलब अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करना है ना, तो ऑलमोस्ट आपको हर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को ऑल्टर या चेंज करना पड़ेगा। हम पढ़ते ही है ना कि हमें डीकार्बनाइजेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री करनी है, डीकार्बनाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन करना है, डीकार्बनाइजेशन ऑफ एविएशन, शिपिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, वी आर कन्वर्टिंग इट टू रिन्यूएबल, वी आर शिफ्टिंग टू रिन्यूएबल। तो हर जगह आपको कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस दिखेंगे। लेकिन जब हम नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन की बात करते हैं ना, तो लिमिटेड सोर्सेज हैं इनके, राइट। जैसे अगर हम मीथेन की बात करें तो फॉसिल फ्यूल्स में भी वी हैव नेचुरल गैस, हाँ कैटल वगैरह भी है, तो बहुत लिमिटेड सोर्सेज हैं कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। अब मीथेन की अगर हम बात करें ना, तो मुझे ये बताओ कि मीथेन के जो नेचुरल सोर्सेज हैं और एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि ना बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इसमें। इसका ना मैं टेबल आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ये टेबल, ठीक है, ये थोड़ा पुराना है बट इट इज़ वेरी वेरी रेलिवेंट। नो इफ़ यू लुक एट द सोर्सेज ऑफ मीथेन, तो मुझे पहले ये बताओ, नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक में ज़्यादा मीथेन कौन से सोर्सेज से प्रोड्यूस होती है, नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक में, या नेचुरल और मैन मेड में जो मीथेन है सबसे ज़्यादा कहाँ से प्रोड्यूस होती है? एंथ्रोपोजेनिक, पहला करेक्शन, इट इज एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है। अगर आप मीथेन का देखोगे ना, तो मीथेन एंथ्रोपोजेनिक फॉलोड बाय नेचुरल, राइट, ये क्लियर है। मैनमेड सोर्सेज ज्यादा है मीथेन के कंपेयर टू नेचुरल, और इसका परसेंटेज 60-40 है। 60% ऑफ द मीथेन इज एंथ्रोपोजेनिक, 40% इज नेचुरल। पहले तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो इतना क्लियर है सबको। अब एग्रीकल्चर में अगर मेरे को सबसे बड़ा सोर्स बताना हो तो क्या है? एग्रीकल्चर में अगर मुझे सबसे बड़ा सोर्स बताना हो तो क्या है? नहीं मोहित, इट इज नॉट पैडी। कहां से पैडी पढ़ते हो आप? लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक, कैटल, यस, इट हैज व्हाट वी कॉल इट एज वाई लाइव स्टॉक, बिकॉज ये अंडर को करते हैं इंटेरिक फर्मेंटेशन, बिकॉज दे हैव सर्टन एनारोबिक बैक्टीरिया इन देयर गट, जिसको हम, इनके पेट को रूमेन भी कहते हैं, मल्टी चेम्बर्ड पेट होता है, तभी रूमेन से रूमिनेंट्स वर्ड आता है। इनके पेट में एनारोबिक बैक्टीरिया है, नेचुरल प्रोसेस है डाइजेशन का, एंटेरिक फर्मेंटेशन होता है, और मीथेन रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ बर्ब्स, जिसको हम डकार कहते हैं, और फार्ट्स। तो एंटेरिक फर्मेंटेशन ऑफ लाइवस्टॉक इज द बिगेस्ट कॉज अंडर एग्रीकल्चर।
देन यू हैव योर पैडी, ठीक है, देन कम्स पैडी. सो खैर एग्रीकल्चर इज द बिगेस्ट कल्प्रिट अगर हम एंथ्रोपोजेनिक मीथेन एमिशंस की बात करें. और एग्रीकल्चर में भी वी हैव एंटेरिक फर्मेंटेशन फॉलोड बाय योर पैडी. उसके बाद राई, दिस नेचुरल गैस है ना, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह आ जाते हैं. तो उसमें जैसे कोल बेड मीथेन है हमारे पास, ठीक है, नेचुरल गैस है. नेचुरल गैस में क्या होता है, नेचुरल गैस इज मेजॉरिटी मीथेन, है ना. तो वो सब कुछ. वेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है मीथेन का, ठीक है. वेस्ट से बहुत मीथेन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ना जब भी, एक चीज हमेशा याद कर लो, जब भी ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, जिसमें एटलीस्ट CHO तीनों प्रेजेंट हो, है ना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों प्रेजेंट हो. जब भी ऑर्गेनिक मैटर का एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होगा, एनारोबिक होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक ऑक्सीजन एयर एंड एब्सेंस. तो जब भी ऑर्गेनिक मैटर का एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है तो मीथेन रिलीज होती ही होती है, राइट. मीथेन रिलीज होती ही होती है. इसी वजह से जब हम वेस्ट की बात करते हैं ना, वेस्ट पहले तो डिकम्पोज होगा. डिकम्पोजर्स में हमारे पास क्या आता है, बैक्टीरिया और फंजाई. दे विल डिकम्पोज, ठीक है, दे विल डिकम्पोज, बट दोज डिकम्पोजर्स दे रिक्वायर ऑक्सीजन. वो डिकम्पोज करते रहेंगे, वापस से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, जो भी डिकम्पोजिशन के बाद बनना है वो बनता रहेगा. बट एक टाइम पे ना डिकम्पोजिशन इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन. जैसे ही ऑक्सीजन एग्जॉस्ट होगी उसकी एनारोबिक डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगी और मीथेन प्रोड्यूस होने लग जाएगा. तभी ना लैंडफिल्स जो होते हैं ना, उनमें मीथेन प्रोड्यूस होता है. जैसे दिल्ली के बाहर आपने देखा ना, वो बड़ा सा ढेर है वेस्ट का, उसमें आग क्यों लग जाती है बार बार, हाँ, उसमें आग क्यों लग जाती है, मीथेन है, मीथेन प्रोड्यूस होती है. क्योंकि नीचे दबा हुआ है वेस्ट, वहां पर जो डिकम्पोजिशन हो रही है, ऑक्सीजन तो खत्म हो गई है वहां पर, तो वहां पर एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो रही है, मीथेन प्रोड्यूस हो रही है, वो आग कैच कर रही है ना. तो ये है. तो जहां पे भी एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगी वहां पर आपके पास मीथेन प्रोड्यूस होनी ही होनी है. तो वेस्ट एक रीजन है. उसी तरह से पैडी में क्या होता है, पैडी में आपको पता है कि हमें पानी सैचुरेटेड, सॉइल शुड बी सैचुरेटेड विद वाटर. तो जब सॉइल सैचुरेट होता है वाटर के साथ, तो सॉइल जो पोर्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन की जगह या एयर की जगह पानी होता है. इट हैज वाटर इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन. नॉर्मली दी सॉइल पोर स्पेसेस हैज ऑक्सीजन, तो वहां पे एरोबिक डिकम्पोजिशन होती है. बट बिकॉज इट इज सैचुरेटेड विद वाटर इंस्टेड ऑफ एयर और ऑक्सीजन, वी हैव वाटर, तो यहां पर एनारोबिक डिकम्पोजिशन शुरू हो जाती है एंड वी गेट मीथेन. सिमिलरली वेटलैंड्स में भी मीथेन प्रोड्यूस होती है, और जो मीथेन वेटलैंड्स में प्रोड्यूस होती है उसको क्या कहते हैं हम, मार्श गैस. हाँ मतलब वो तो है ये बच्चे कि यू नीड थोड़ा, आपको टिंडर तो चाहिए होगा, मतलब आग तो चाहिए होगी आपको. बट हाँ वहाँ पे आग बहुत लगती है, मीथेन है, इजीली लैंडफिल गैस कहते हैं इसे. तो खैर ये एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज है. एंथ्रोपोजेनिक में एग्रीकल्चर सबसे बड़ा, और एग्रीकल्चर में भी अगर आपको शॉर्टलिस्ट करना है तो एंटेरिक फर्मेंटेशन बाय लाइफ स्टॉक, मतलब लाइफ स्टॉक. उसके बाद नेचुरल सोर्सेज में सबसे बड़ा सोर्स क्या है, वेटलैंड्स, ठीक है, वेटलैंड्स. अब मेरे को एक बात बताओ, बिगेस्ट सोर्स ऑफ मीथेन, अगर तो आपसे बिगेस्ट सोर्स ऑफ मीथेन पूछा जाए तो बिगेस्ट सोर्स ऑफ मीथेन या बिगेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ मीथेन की अगर हम बात करें तो वेटलैंड्स है. ये जो चीज है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए समझनी. यस NJ ही है कि N1 है, मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ से, सॉरी. हाँ बट मीथेन प्रोड्यूस होता है एनारोबिक डिकम्पोजिशन की वजह से. आप बेझिझक होके सोचो, जैसे ना एक हमारे पास जब हम वेस्ट टू एनर्जी पढ़ते हैं ना, वेस्ट टू वेल्थ पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें एक तरीका है बायोमीथेनेशन. बायोमीथेनेशन में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर का एनारोबिक डिकम्पोजिशन करवाते हैं एंड वी गेट मीथेन. इस मीथेन को क्या कहा जाता है, क्या कोई मुझे बता सकता है? जो बायोमीथेनेशन, जब हम एनारोबिक डिकम्पोजिशन करते हैं ऑफ ऑर्गेनिक मैटर का, तो जो ये मीथेन प्रोड्यूस होती है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बायोगैस.
ठीक है, इसको कहते हैं बायोगैस। नो, बायो रेमिडिएशन इज व्हेन यू आर रिमूविंग द पोल्यूटेंट्स। ठीक है, जब आप बैक्टीरिया या फंजाई या प्लांट्स की हेल्प से पोल्यूटेंट्स को रिमूव कर रहे हो, वो बायो रेमिडिएशन है। ये है बायोमीथेनेशन, अ टेक्निक ऑफ वेस्ट टू एनर्जी। तो जो हमारा वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर है ना, हम उसका एनारोबिक डिकम्पोजिशन करवाते हैं और हमारे पास प्रोड्यूस होता है बायोगैस। नो, बायोगैस इज 55% मीथेन, 45% कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रेसेस में गैसेस लाइक H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इस बायोगैस को प्यूरिफाई और कंप्रेस कर दिया जाता है टू प्रोड्यूस व्हाट? कंप्रेस्ड बायोगैस, जिसको बायोमीथेन भी कहा जाता है, जिसको बायो CNG भी कहा जाता है, विच हैज़ 95 to 99% ऑफ मीथेन, और बाकी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसेस ट्रेसेस में बचते हैं। और ये जो कंप्रेस्ड बायोगैस है या बायोमीथेन है या बायो CNG है, इट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। जैसे आप इसको ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर सकते हो, इट कैन रिप्लेस CNG भी यही कॉम्पोजिशन है और बायो CNG का भी यही कॉम्पोजिशन है। फर्क क्या है कि जो CNG है वो फॉसिल फ्यूल से आती है और जो बायो CNG है वो बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर से आती है। तो ना एक सिंपल सी बात याद रखो, एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज गोइंग टू लीड टू दिस मीथेन फॉर्मेशन। अब ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये वेस्ट भी हो सकता है या इसको हम कहते हैं वर्जिन। यहां पर हम वेस्ट टू एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हम वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर लेंगे, बट अगर हम वर्जिन ऑर्गेनिक मैटर या नॉन वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर की भी एनारोबिक डिकम्पोजिशन करेंगे तो मीथेन बनेगा। ठीक है, वो है, तो ये आपको याद रखना है। और दूसरी चीज, अगर सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मीथेन की बात करें ना तो वो वेटलैंड्स है। ठीक है, वो वेटलैंड्स है। तभी ना ये आपने सुना होगा कि हम ना जब वेटलैंड्स की बात करते हैं, जब हम टील कार्बन की बात करते हैं, एक बात बताती हूँ, टील कार्बन की ना रिसेंटली स्टडी हुई। क्या किसी को पता है कहाँ पे स्टडी हुई टील कार्बन की? डू यू गाइस नो टील कार्बन क्लियर है? फ्रेश वाटर वेटलैंड्स। अब ये टील कार्बन के ना बारे में स्टडी हुई थी केवलादियो नेशनल पार्क में। केवलादियो कहाँ पर है? केवलादियो नेशनल पार्क भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? राजस्थान में। यहाँ पर हुई है स्टडी। अब ना इसके बाद हमें पता चला कि जो टील कार्बन है ना ये बहुत इफेक्टिव है। काफ़ी ज़्यादा ये जो फ्रेश वाटर वेटलैंड्स होते हैं ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो टील कार्बन इज वेरी इफेक्टिव। बट वेटलैंड्स क्यों प्रॉब्लमैटिक है? क्योंकि वेटलैंड्स एक तरफ से तो टील कार्बन कर रहे हैं, टील कार्बन कैप्चर कर रहे हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो वेरी गुड। बट एट द सेम टाइम वेटलैंड्स और क्या करें? वेटलैंड्स आर ऑल्सो रिलीजिंग मीथेन। तो अगर हम ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की बात करें तो ये तो दोनों ही चीजों के साथ एसोसिएटेड है ना, कि एक तरफ से आप कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर कर रहे हो जिसको हम टील कार्बन कह रहे हैं, जो बहुत अप्रिशिएटेड है, दूसरी तरफ आप वेटलैंड हो तो आप मीथेन भी रिलीज कर रहे हो, मार्श गैस, वो तो नेचुरल प्रोसेस है। तो इसलिए ना बोला जाता है कि जब हम टील कार्बन की बात करते हैं तो मीथेन भी रिलीज होगा, लेकिन हम मीथेन के रिलीज को कम कर सकते हैं, मीथेन की रिलीज को कम कर सकते हैं। और ये हम कैसे कम करते हैं? वी रिलीज व्हाट इज नोन एज, वी ऐड टू द सॉइल ऑफ दीज वेटलैंड्स और टू दीज वेटलैंड्स व्हाट इज नोन एज बायोचार। बायोचार हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब बायोचार कैसे बनता है? बायोचार कैसे बनता है? क्या कोई बता सकता है कैसे बनता है बायोचार? यस और नो कर दो। देखो एक और, हाँ वेरी गुड भावना, पायरोलिसिस। बायोचार बनता है जब आप ऑर्गेनिक मैटर का पायरोलिसिस करते हो। व्हाट इज पायरोलिसिस? पायरो हीट, लाइसिस मतलब टूटना। तो जब आप ऑर्गेनिक मैटर को हाई टेम्परेचर्स पर हीट करते हो इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो हमारे पास बनता है बायोचार विच इज यूज्ड इन वेरियस पर्पसेस। जैसे अगर हम इसको सॉइल में ऐड कर दे तो नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी ऑफ द बैक्टीरिया इज एनहांस्ड, वेटलैंड्स में ऐड कर दे तो मीथेन कम प्रोड्यूस करते हैं वो, तो एग्रीकल्चर में बायोचार यूज होता है। देन यू ऑल्सो हैव समथिंग नोन एज बायो ऑयल विच इज यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक है,
पायरोलिसिस से आपको 3 चीजें मिलते हैं, बायोचार, बायो ऑयल, और तीसरा क्या मिलता है, सिन गैस। सिन गैस क्या है, CO+H2। अब आप बोलोगे आप तो अभी कह रहे थे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में है, तो CO+H2 कैसे बना? अरे ऑर्गेनिक मैटर में ऑक्सीजन तो होता ही है ना, तो CO+H2। यही इसी सिन गैस को सिंथेसिस गैस भी कहा जाता है, इसको प्रोडक्ट गैस भी कहा जाता है। इट इज यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस बायोफ्यूल्स एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, CO+H2। तो ये है हमारे पास। तो ऑर्गेनिक मैटर को देखो, अगर आप ऑर्गेनिक मैटर को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करोगे, कंप्लीट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपके पास क्या बनेगा, CO2+H2O। तो वही है, एक एक ऑक्सीजन कम है, CO+H2 बन रहा है। इसको हम ना कंबशन भी कहते हैं, है ना, इस प्रोसेस को कंबशन कहते हैं, एंड इट इज यूज्ड इन इंसिनरेशन। उसके बाद एक और हमारे पास टेक्निक होता है, सो दिस इज इन कंप्लीट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लिमिटेड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, when you burn organic matter, when you heat organic matter at high temperature in the limited presence of oxygen, what is that thing called? क्या कहते हैं उसे? That is known as gasification. Gasification, अब देखो, चाहे इंसिनरेशन हो, चाहे गैसिफिकेशन हो, चाहे पायरोलिसिस हो, तीनों में हम हाई टेम्परेचर पर हीट कर रहे हैं। कंबशन में कंप्लीट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, CO2+H2O। पायरोलिसिस में कंप्लीट एब्सेंस है, तो आपके पास ये 3 चीजें बनती हैं। गैसिफिकेशन में लिमिटेड है, तो हमारे पास क्या बनता है, वी गेट सिन गैस, CO+H2। क्योंकि अगर यही हम ऑक्सीजन और दे देंगे तो CO2+H2O बन जाएगा। तो जब हम बात करते हैं ना वेस्ट टू एनर्जी की, तो हमारे पास 4 टेक्निक्स होती है, इंसिनरेशन, पायरोलिसिस, गैसिफिकेशन एंड बायोमीथेनेशन। इज दिस पार्ट क्लियर? सो जब हम बात करते हैं ना टील कार्बन की स्टडी की, तो वहां पर यही बोला गया, बायोचार ऐड करो, आपका मीथेन का जो अमाउंट है वो कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर। आई होप दिस इज क्लियर। आई एम नॉट रियली रिमूविंग दिस, क्योंकि एक शायद जब हम ऐड करेंगे तो आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा, बट ये बेसिक्स हैं। ये क्लियर है, येस और नो? वैसे मोहित, ये ना आपके नोट्स में, जैसे ये हम ना वेस्ट टू एनर्जी रिन्यूएबल में करते हैं, तो वहां पर आपको मिल जाएगा ये ऐड किया हुआ, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट लिंकेजेस ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बाकी ये स्क्रिबल्ड पीपीटी में मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ, ठीक है, बट अगेन ये कंफ्यूजन ना हो। ये आपको नोट्स में लेटर जब हम वेस्ट टू एनर्जी पढ़ते हैं ना, वेस्ट टू एनर्जी हम रिन्यूएबल में पढ़ते हैं, वहां पे ये सब चीजें शेयर हैं। बट आई वुड रियली सजेस्ट, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अभी याद कर लो इसको अगर आपको नहीं पता। देखो बच्चे, 3 चीजें हैं यहाँ पर ना। यू हैव कंबशन विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंसिनरेशन, लाइक द प्रोसेस इज इंसिनरेशन, गैसिफिकेशन एंड पायरोलिसिस। ठीक है, अब जब हम इंसिनरेशन, गैसिफिकेशन या पायरोलिसिस की बात करते हैं, इसमें हम ऑर्गेनिक मैटर की बात कर रहे हैं। अगर ये वेस्ट, हम अगर इस ऑर्गेनिक मैटर को ना मैं वेस्ट मान लूं, तो ये वेस्ट टू एनर्जी का पार्ट हो जाता है, या वर्जिन ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है। तो ऑर्गेनिक मैटर को अगर हम हाई टेम्परेचर पर हीट करें, विच इज लाइक 2 to 3000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इफ इट इज डन इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो वी हैव कंबशन और इंसिनरेशन हैपनिंग, एंड यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रोड्यूस होता है, जो कंबशन में हम पढ़ते आए हैं, राइट। गैसिफिकेशन इज इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और लिमिटेड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो यू हैव सिन गैस फॉर्म्ड, CO+H2। एंड पायरोलिसिस में हमारे पास बिल्कुल ही नहीं होता ऑक्सीजन, ठीक है। तो पायरोलिसिस में क्या होता है, बायोचार, बायो ऑयल और सिन गैस बनता है। और इसको ना पायरोलिसिस, ये ना विलेजेस में प्रैक्टिस किया जाता है, और इस पायरोलिसिस को इट इज ऑल्सो नोन एज ट्राइजेनरेशन, जिसको ना आप बायोट्रिक के नाम से भी पढ़ते हो, बायोट्रिक। ट्राइजेनरेशन, क्यों ट्राइजेनरेशन क्यों कह रहे हो, क्योंकि 3 चीजें बन रही हैं, बायोचार, बायो ऑयल और सिन गैस। सिन गैस रॉ मटेरियल है बाकी बायोफ्यूल्स के लिए, जो बायो ऑयल है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में होता है, बायोचार एग्रीकल्चर में, क्योंकि एग्रीकल्चर में ये आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी ऑफ बैक्टीरिया बढ़ाता है, तो मल्टीपल यूजेस है बायोचार के, एग्रीकल्चर के। तो पायरोलिसिस को ट्राइजेनरेशन भी कहा जाता है, बायोट्रिक,
ठीक है, अगेन डाउन टू अर्थ में ये दिया हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नोट्स में ये सब आपको मिलेगा बच्चे, नोट्स में तो अभी आज नहीं मिलेगा, रिन्यूएबल एनर्जी के नोट्स में डिटेल में मिलेगा। यस यस संजय, यही आपका जो है सिनगैस इज प्रोड्यूस्ड इन पायरोलिसिस, but it is produced in pyrolysis along with biochar and bio-oil, whereas in gasification it is produced only in gasification only syngas is produced. Pyrolysis के reacting substances organic matter को आप absence of oxygen में heat कर रहे हो बच्चे, और absence of oxygen में organic matter it can be virgin or waste को heat कर रहे हो। जैसे ना यही मैं बता रही हूँ, अगर आप वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर ले रहे हो ना, तो इसको वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट टू वेल्थ, कचरे से कंचन, बहुत नाम दिए जाते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक मैटर के लिए भी ट्रू है, विच इज नॉट वेस्ट एक्चुअली, राइट, बिकॉज ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है जिसमें CHO हो, दैट इज द रिक्वायरमेंट मिनिमम। ठीक है, इज दिस पार्ट क्लियर? ओके, आई विल जस्ट टेक अ ब्रेक ऑफ 5 minutes. I'll just come, I'll use the washroom and come, ठीक है, 5 minutes का ही लेंगे, ठीक है, 4:26 हुए, 4:30 तक I'll be back, right? Hi everyone. Okay, so that was this part of waste to energy. So that is the difference between you can say waste biomass and simple your virgin biomass. That's the terms that they use around there. Okay, now coming to methane. So when we talk about methane, one thing that you have to remember is that we have this differentiation of methane. Just a second, I'll switch off. We have this differentiation of methane into fossil and non-fossil or biogenic methane. अब ये क्या डिफरेंस है? जैसे if you look at I'll just maybe right here. सबसे पहले ना आप जैसे ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, GWP का टेबल है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का टेबल है ये, और ये ना बेसिकली it has been taken from IPCC का 6th assessment report. Now IPCC क्या है? It is an organization जो कि 1988 में UNEP और WMO World Meteorological Organization की हेल्प से बनाया गया था, क्योंकि उस टाइम में ना अगर आप 1980s का डेकेड देखो ना, तो देयर वाज दिस रैपिड ट्रांजिशन फ्रॉम द नैरेटिव कि हमें फॉसिल फ्यूल्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे, हमारे फॉसिल फ्यूल्स है ना, विल एग्जॉस्ट देम, और तब हमारे पास कोई सोर्स नहीं बचेगा एनर्जी का, टू दिस नैरेटिव दैट लेट्स कीप द फॉसिल फ्यूल्स इन द ग्राउंड ओनली। लिंगो के नाम से जो हमारा एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है, तो उस टाइम पे ना बहुत ही नैरेटिव शिफ्ट हो गया था कि क्लाइमेट चेंज इज एक्चुअली हैपनिंग एंड वन ऑफ द रीजंस इज फॉसिल फ्यूल्स। तो IPCC बना, फिर 1992 में आप देखते हो UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज भी बना। तो ये लेट 80s और 90s में ये सारा नैरेटिव कंप्लीट शिफ्ट हुआ है, तो IPCC बना। अब IPCC एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया भर में जो भी क्लाइमेट चेंज रिलेटेड रिसर्च हो रहा है उसको कंपाइल करता है। मतलब IPCC के बारे में अगर आप एक चीज समझो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये खुद की रिसर्च नहीं करता, इट इज जस्ट कंपाइलिंग द रिसर्चेस व्हिच आर हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, दैट्स फर्स्ट थिंग। एंड देन इट टेक्स अ साइकिल ऑफ 6 to 8 years, उसके बाद ये असेसमेंट रिपोर्ट्स निकालते हैं। सो इट डज एन असेसमेंट साइकिल ऑफ 6 to 8 years, देन इट कम्स आउट विद असेसमेंट रिपोर्ट्स, द लेटेस्ट बीइंग 6th असेसमेंट रिपोर्ट। ठीक है, अब ये जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट थी ना, इसमें पहली बार डिफरेंशिएशन की गई बायोजेनिक और फॉसिल मीथेन में। ठीक है, और अगर आप इनके बीच में GWP का डिफरेंशिएशन देखो ना, तो 2 यूनिट्स का डिफरेंशिएशन है। किसका ज्यादा होगा, बायोजेनिक का कि फॉसिल का? तो फॉसिल फ्यूल का ज्यादा है अप्रोक्सीमेटली। अगर आप उसका 29.8 देख रहे हो तो उसका 27.2 है। सिमिलरली 20 पीरियड में भी 2 यूनिट्स का फर्क है, मतलब फॉसिल का जो GWP है वो 2 यूनिट्स ज्यादा है देन बायोजेनिक और नॉन फॉसिल। नाउ व्हाट इज दिस बायोजेनिक प्लस बायोजेनिक और नॉन फॉसिल और फॉसिल मीथेन? अगर हम बात करें मीथेन, तो मीथेन है ना भाई,
मीथेन तो CH4 है, C4H। अब बायोजेनिक मीथेन का क्या कॉन्सेप्ट है, या फॉसिल मीथेन का। फॉसिल मीथेन तो एवरीवन नोज कि जो फॉसिल फ्यूल्स से मीथेन डिराइव्ड है, या जिसको हम नेचुरल गैस कहते हैं या कोल बेड मीथेन कहते हैं, डिफरेंट नाम है जो, तो वो नेचुरल गैस है या फॉसिल फ्यूल वाली मीथेन है। बायोजेनिक मीथेन क्या होता है, जैसे ना आप कैटल को इमेजिन करो, ठीक है। अब कैटल इज फीडिंग ऑन द ग्रास, ठीक है, कैटल ग्रास पे फीड कर रहा है। अब ये जो ग्रास है दैट हैज डन फोटोसिंथेसिस एंड कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्टेड इनटू बायोमास, है ना। ग्रास ने फोटोसिंथेसिस करी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर किया, शुगर प्लस ऑक्सीजन बना, तो ये शुगर इज नाउ इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बायोमास ऑफ द ग्रास। तो एक तरह से जब कैटल ग्रास को खा रहा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ही खा रहा है ना, शुगर्स की फॉर्म में जो अभी एग्जिस्ट करती है उसको खा रहा है। तो जब ये कैटल में जाएगा ये बायोमास, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मीथेन, एंटेरिक फर्मेंटेशन होगा, मीथेन बनेगा, मीथेन एटमॉस्फेयर में जाएगा, है ना। अब मीथेन एटमॉस्फेयर में गया, मीथेन वुड अगेन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, एंड अगेन दैट कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स एंड दोस प्लांट्स वुड बी ईटन बाय द कैटल। So this biogenic methane or non-fossil methane that I'm talking about right now is recycled. ये समझ में आया? Is this part कि ये जो मीथेन है ये रिसाइकल हो रही है? बिकॉज अगर आपको ये समझ में आ गया, फिर आपको मीथेन, बायोजेनिक और फॉसिल मीथेन में डिफरेंस भी पता चल जाएगा. It will take years, but it's still recycling. This methane is recycling itself, or this carbon is recycling itself. Whereas you compare it to the fossil methane. अब जो fossil methane है या natural gas है, वो है तो वो भी कार्बन ही, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले के कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करी होगी प्लांट्स ने, वो प्लांट्स एनिमल्स ने खाए नहीं खाए, या वो प्लांट्स ही फॉसिलाइज हो गए, तो वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की कार्बन डाइऑक्साइड है जो उस मीथेन में कैप्चर्ड है. So the moment you heat that methane, carbon dioxide will be released, increasing the carbon dioxide in the atmosphere या methane in the atmosphere. अगर methane as such atmosphere में जाता है तो वो जो है fossil methane वो एक तरह से locked था. It was locked out of the recycling, है ना. तो अगर अब वो atmosphere में जाएगा तो वो additional है. आप लोगों को ये समझ में आया कि वो additional है अब, because it is not getting recycled. तो वो एडिशनल है, इसलिए उसका जो GWP है वो 2 यूनिट्स ज्यादा लिया जाता है. सो इट इज न्यू एडिशनल कार्बन, राइट, क्योंकि वो तो लॉक्ड था, उसका रिसाइकलिंग तो नहीं हो रहा. फॉसिल मीथेन का रिसाइकलिंग हो रहा है, नहीं हो रहा. और अगर हम ईयर्स की बात करें मोहित, जो ये वाला मीथेन है, इट विल जस्ट बी अ मैटर ऑफ नॉट इवन 30-40 ईयर्स. दिस वुड बी लाइक मिलियंस ऑफ ईयर्स. तभी ना एक चीज कही जाती है कि हम कहते हैं ना, फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, हम पेड़ लगा देते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड वो अब्सॉर्ब कर लेंगे प्लांट्स. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द कार्बन डाइऑक्साइड दैट द प्लांट्स आर अब्सॉर्बिंग इज नाउ द एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड विच वाज लॉक्ड आउट ऑफ द रिसाइकलिंग, है ना. वो तो लॉक्ड थी, और अगर आप उसको छेड़ते नहीं, उसको निकालते नहीं मीथेन की फॉर्म में, उसे जलाते नहीं, वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती, तो वो वहीं पे लॉक्ड रहती, वो एडिशनल कार्बन है, राइट. सो दैट इज व्हाई फॉसिल मीथेन हैज हायर GWP. So that is why it is said that biogenic methane is not harmful because it keeps on getting recycled, whereas fossil methane is. Is this part clear? So this is something which you all should know. ये आपके कॉन्सेप्ट्स को आगे तक बहुत क्लियर कर देगा. देन स्टॉक गैस और फ्लो गैस. स्टॉक गैस होती है जो स्टोर्ड होती है, स्टॉक की फॉर्म में. फ्लो है जो फ्लो कर रही है. अब आप खुद गेस करो, मैं यहाँ पे हटा देती हूँ. फॉसिल में और बायोजेनिक में स्टॉक गैस कौन सी है और फ्लो गैस कौन सी है? स्टॉक का लिटरल मीनिंग है स्टॉक करके रख दिया. Fossil is stock, yes, Mohit, very good. Fossil is stock, yes. So you've gotten the gist, right? Great. Then when we talk about the emissions of methane, we just discussed that it is the anaerobic decomposition.
राइट। अब होता क्या है कि ये लाइफ स्टॉक में होती है बिकॉज उनमें एंटेरिक फर्मेंटेशन करके एक प्रोसेस होता है। टर्माइट्स में, टर्माइट्स आपको पता है ना, दीमक, इनके पेट में या इनके गट में भी बैक्टीरिया होते हैं जो एनारोबिक फर्मेंटेशन करते हैं, और टर्माइट्स ऑल्सो रिलीज मीथेन. So you have livestock, you have termites. Now if we discuss the bacteria which are carrying out the anaerobic decomposition or releasing methane in the hypoxic होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती या कम होती है, हाइपोक्सिक होता है ऑक्सीजन कम है, एनॉक्सिक वुड भी ऑक्सीजन जीरो है. तो इन कंडीशंस में जो बैक्टीरिया मीथेन प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं मिथेनोजेंस. इसको याद करने का तरीका है, दे जनरेट मीथेन, वो मीथेन को जनरेट कर रहे हैं. इसी के ऑपोजिट हमारे पास और बैक्टीरिया होते हैं, दे आर नोन एज मिथेनोट्रॉफ्स. ट्रॉफ होता है न्यूट्रिशन. ये जो बैक्टीरिया है ये मीथेन को डाइजेस्ट करते हैं. तो मिथेनोजेंस जहां पर मीथेन का लेवल इंक्रीज कर रहे हैं बिकॉज दे आर जनरेटिंग मीथेन बाय द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, and they are present in the wetlands, they are present in the gut of ruminants, in the gut of termites, है ना, they are all methanogens. बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं कि यूकैरियोट्स होते हैं? बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक, so these are prokaryotes. So methanogens are increasing the level of methane, whereas methanotrophs, they are decreasing the level of methane because they see methane as a source of nutrition. तो वो मीथेन अब्सॉर्ब करेंगे एटमॉस्फेयर से, उसको ब्रेक डाउन करेंगे. सो मेथनोट्रॉफ्स आर गोइंग टू डिक्रीज द लेवल ऑफ मीथेन इन द एटमॉस्फेयर. राइट. सो इज द डिफरेंस बिटवीन मिथेनोजेंस एंड मिथेनोट्रॉफ्स क्लियर? बोथ ऑफ देम आर बैक्टीरिया बिलोंगिंग टू प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स इज द ब्रॉडर कैटेगरी जिसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं. ठीक है. उसके बाद मीथेन कम कौन करता है? मीथेन कम कौन करता है? क्या बच्चे, क्या क्या होता? प्रोकैरियोट, जैसे आप लाइफ, जो पूरी लाइफ है ना उसको डिवाइड करते हो, यू डिवाइडेड इनटू प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. ठीक है. प्रोकैरियोट्स होते हैं, कैरियोटा इज न्यूक्लियर मटेरियल, प्रोकैरियोट्स मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियर मटेरियल. तो इनके अंदर होता है न्यूक्लियोइड, इनके अंदर होता है न्यूक्लियस, जो सेल्स होते हैं. प्रोकैरियोट्स में हमारे पास बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सब प्रोकैरियोट्स हैं. देन यू हैव अनदर एग्जांपल ऑफ साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे, ये भी प्रोकैरियोट्स हैं. ठीक है. यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल होता है इनमें, ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर विथ न्यूक्लियोइड. बाकी जो यूकैरियोट्स हैं उनमें प्लांट्स, एनिमल्स, सब यूकैरियोट्स हैं. फंजाई, ऑल ऑफ देम आर यूकैरियोट्स. सिर्फ बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक. राइट. ओके. सो मीथेन हमें पता चल गया कैसे बढ़ता है. कम कैसे होता है मीथेन? मीथेन का सिंक कौन सा है? मीथेन का सिंक होता है, आइदर यू गेट दिस इन द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन हाइड्रेट्स. जो मीथेन हाइड्रेट्स है ना उसमें क्या हो रहा है, मीथेन और वाटर कंबाइन करते हैं, मीथेन और वाटर कंबाइन करते हैं एंड दे फॉर्म मीथेन हाइड्रेट्स एट हाई प्रेशर्स एंड लो टेम्परेचर्स. मतलब मीथेन हाइड्रेट के लिए ना आपको HT और LP, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर चाहिए. मीथेन हाइड्रेट्स के लिए हाई प्रेशर HP एंड LT चाहिए, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर चाहिए. तो मीथेन और वाटर विल फॉर्म मीथेन हाइड्रेट्स. तो मीथेन हाइड्रेट्स में मीथेन लॉक्ड रहता है, और मीथेन हाइड्रेट्स को हम मीथेन क्लैथरेट्स, मीथेन आइस, फायर आइस, गैस हाइड्रेट, नेचुरल गैस हाइड्रेट, ये सब कहते हैं. हाँ, ओशन बेड्स में मिलते हैं. तो अभी यही हो रहा है ना, क्योंकि इनको चाहिए लो टेम्परेचर. हाँ, क्रिस्टल्स भी बोलते हैं, क्रिस्टल्स ही होते हैं. मीथेन और वाटर क्रिस्टलाइन फॉर्म में जुड़ जाते हैं, पर ये जुड़ते सिर्फ आपको पता है हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे ही होंगे, ओशंस के बेड पे होते हैं. तो अभी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो ये मीथेन हाइड्रेट्स आर ऑल्सो गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड एंड मीथेन इज गेटिंग रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर. ठीक है. सो दैट इज वाई. सो मीथेन बढ़ कैसे रहा है? यू नो मिथेनोजेंस एंड एवरीथिंग, लाइफ स्टॉक, वेटलैंड्स. वेटलैंड्स इज अ सोर्स ऑफ मीथेन. ठीक है बच्चे, अभिषेक, वो मीथेन को बढ़ाता है. सिक्वेस्टर का मतलब है जो मीथेन को अब्सॉर्ब कर रहा है एटमॉस्फेयर से. तो मीथेन क्लैथरेट्स या मीथेन हाइड्रेट्स होते हैं. इसको फ्रोजन मीथेन भी कह दिया जाता है, फायर आइस भी कह दिया जाता है. और जब
टेम्परेचर्स बढ़ते हैं, क्योंकि ना इनको चाहिए लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। जब ये कंडीशंस नहीं होंगे तो ये डिसोसिएट होने शुरू हो जाएंगे, मीथेन अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, मीथेन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग करने के लिए। तो उसको कहते हैं डिसोसिएटेड मीथेन। इसको कहते हैं डिसोसिएटेड मीथेन, जो डिसोसिएट हो गई मीथेन, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, उसके बाद परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? फ्रोजन सॉइल मोर देन 2 years, दैट इज परमाफ्रॉस्ट, परमानेंटली फ्रोजन। परमा इज परमानेंट ना। तो अब इसमें क्या है कि अगर परमाफ्रॉस्ट है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन स्टोर्ड है, देन इट इज अ सिंक। देखो हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, सिंक और सोर्स। जैसे अगर मैं बोलूं कार्बन सिंक क्या है? कार्बन सिंक का मतलब है जो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अब्सॉर्ब करते हैं देन दे विल एवर रिलीज। फॉर इंस्टेंस प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं। पर प्लांट्स आपको पता है रेस्पिरेशन भी करते हैं। जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं, वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स ऑल्सो डू रेस्पिरेशन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, बट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे विल रिलीज इज मच लेस, और अ फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे विल अब्सॉर्ब। तो ये ज्यादा अब्सॉर्ब कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, सो दे आर सिंक्स। जो सोर्स होता है जो एटमॉस्फेयर में ज्यादा डाल रहा है, जैसे ह्यूमंस या फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग। तो उसी तरह से जो परमाफ्रॉस्ट है ना, वो सिंक है, ना केवल कार्बन डाइऑक्साइड का बट मीथेन का भी, वो सिंक है। लेकिन जब हम बात करते हैं थॉइंग परमाफ्रॉस्ट की या मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट की, थॉइंग परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? मेल्टिंग। थॉ करना क्या होता है? मेल्ट करना। तो जब हम थॉइंग परमाफ्रॉस्ट या मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट की बात करते हैं तो ये क्या बन जाता है? अभी भी वो सिंक रहेगा या इट विल बिकम सोर्स? सोर्स। ठीक है, तो थॉइंग परमाफ्रॉस्ट इज द सिंक ऑफ बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, बट व्हेन यू टॉक अबाउट थॉइंग परमाफ्रॉस्ट इट बिकम्स अ सोर्स। उसके बाद ना एक और चीज यहां पर ध्यान में रखना कि जो हमारे पास मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट होता है, ठीक है, परमाफ्रॉस्ट क्यों मेल्ट करेगा? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल बढ़ गया एटमॉस्फेयर में, है ना। तो परमाफ्रॉस्ट मेल्ट कर रहा है, इट विल रिलीज मोर कार्बन डाइऑक्साइड, मोर मीथेन, it will further increase the level of greenhouse gases which will further melt the permafrost which will release more carbon dioxide and methane. तो ये क्या बन गया? फीडबैक लूप बन गया ना। और ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव फीडबैक लूप है? इज इट अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव फीडबैक? इट्स अ पॉजिटिव फीडबैक लूप, क्योंकि ये इनिशियल चीज को बढ़ा रहा है। ठीक है, सो इट इज अ पॉजिटिव फीडबैक लूप, राइट। उसके बाद मेथनोट्रॉफ्स हमने अभी देख लिया। मेथनोट्रॉफ्स हमें पता है मीथेन यूटिलाइजिंग बैक्टीरिया, मीथेन को ऑक्सीडाइज करेंगे। इनका सिर्फ एक प्रॉब्लम है, इनको मीथेन का लेवल बहुत ज्यादा चाहिए होता है। 5000 से 10,000 मीथेन का लेवल चाहिए होता है, 5000 से 10,000 ppm। और जहां से मीथेन लीक भी हो रही है ना, वहां पे भी 500 ppm ही रहता है मीथेन का लेवल। तो इसलिए इनको बहुत ज्यादा चाहिए होता है। बट रिसेंटली एक बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ, मिथाइलो 2v माइक्रोबियम बोरियाटेंस, ये 500 ppm पे भी काम करता है। So it's a promising candidate for methane removal technology. This you have to remember. Is this clear? उसके बाद हर साल IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट निकालती है। देन ग्लोबल मीथेन प्लेज क्या है कि हमें 2030 तक 30% मीथेन का लेवल कम करना है। 2030, ठीक है, ऑफ व्हाट लेवल? 30% ऑफ व्हाट? ऑफ 2020 लेवल्स। ठीक है, तो ग्लोबल मीथेन प्लेज जो है EU और USA ने एंडोर्स किया था 2021 में। तो 2021 में हमारे पास COP26 हुआ था ग्लासगो UK में। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड भी कंज्यूम होता है, यस बच्चे। वी हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ बैक्टीरिया, इनको कीमोसिंथेसिस भी कहते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन मतलब इनऑर्गेनिक बैक्टीरिया को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है कीमोसिंथेसिस। जैसे फोटोसिंथेसिस है ना, वैसे ही कीमोसिंथेसिस भी होता है। खैर, कमिंग बैक टू दिस, तो COP26 वी हैव
एंड ये ग्लासगो में हुआ था। तो ये इन्होंने पहले इंडोर्स कर दिया यूएसए और ईयू ने, फिर ये जीएमपी फॉर्मली लॉन्च हो गया COP26 में। इंडिया और चाइना ने इसको ज्वाइन नहीं किया बिकॉज इंडिया एंड चाइना आर एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट। येस, इट इज़ नॉट अ पार्ट, इट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ जीएमपी। इंडिया हैज़ नॉट एंडोर्स्ड जीएमपी एट ऑल, राइट। चाइना, रशिया और इंडिया ने नहीं किया बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर बीइंग अ डोमिनेंट थिंग। उसके बाद इंटरनेशनल मीथेन इमिशंस ऑब्जर्वेटरी है। अब इन्होंने ना एक चीज़ बोली कि अगर हमें ना लेट्स से इफ वी वांट टू टैकल क्लाइमेट चेंज इन द लॉन्ग टर्म, तो इन्होंने बोला कि हमें ना मीथेन के इमिशंस को कम करना है। और मीथेन के इमिशंस को कम हम कहाँ से कर सकते हैं? वी कैन एक्चुअली स्टार्ट विद फॉसिल फ्यूल सेक्टर। बिकॉज ना आप ये सोचो कि फॉसिल फ्यूल सेक्टर में ना हमारे पास लीकेजेस होती है मीथेन की। अगर हम उनको भी कर्ब कर लेना, जिसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं लगाना, तो भी हम मीथेन एमिशंस को अप्रॉक्सीमेटली बाय 25% कम कर सकते हैं, राइट। तो IMEO का यही पर्पस था। उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने ये बोला, और ये ना UNEP का इनिशिएटिव है। आइडिया यही है कि हमें मीथेन एमिशंस को कम करना है। तो इंटरनेशनल मीथेन इमिशंस ऑब्जर्वेटरी इज एन इनिशिएटिव ऑफ UNEP एंड इट इज द कोर इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर ऑफ GMP। सो GMP तो हमारे पास UNFCCC के अंडर आ जाता है एंड इट वॉज लॉन्च्ड बाय USA and EU at COP26. This is an initiative of UNEP. उसके बाद मार्स है। मार्स इज मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। तो ये अब जैसे ना अगर आप देखोगे पोस्ट कोविड, राइट, जैसे 2020 में ना वी डिड नॉट हैव एनी कॉप, कोई भी कॉप नहीं हुआ था। नहीं तो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है ना टू UNFCCC, ये हर साल होती है। पहली जो कॉप थी टू UNFCCC, इट हैपेंड इन 1995। देन वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड कॉप में क्योटो प्रोटोकॉल वॉज लॉन्च्ड, COP 3 में, जो क्योटो जापान में हुई थी। तो अपना ये UNFCCC 1995 में पहली हुई, और उसके बाद हर साल होती है। एनुअल कॉप है, एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, लेकिन 2020 में नहीं हुई ड्यू टू कोविड। तो फिर उसके बाद COP26 हुई हमारी इन ग्लासगो इन 2021, जो कि 2020 में होनी थी, खैर वो 2021 में हुई। फिर COP27 हुई हमारी इजिप्ट में 2022 में। और अगर आप पोस्ट कोविड वाली जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है ना उनकी बात करते हो, तो मीथेन पे ना बहुत ज़्यादा नैरेटिव शिफ्ट हो गया है। जैसे 2026 में वी हैड COP26 इन 2021 में वी हैड ग्लोबल मीथेन प्लेज। उसके बाद वी हैड दिस मार्स, एंड अगर आप AR6 में भी देखोगे वी हैव दिस डिफरेंशिएशन ऑफ बायोजेनिक एंड फॉसिल मीथेन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। उससे पहले एक ही बांधते थे। तो नैरेटिव ना बहुत ज़्यादा टुवर्ड्स मीथेन शिफ्ट हो गया। उसका ना एक कारण ये दिया जाता है, पहले ना मीथेन को इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं माना जाता था। मीथेन लगता था 12 साल रहेगी, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ही कन्वर्ट हो जाएगी, तो लेट्स फोकस ऑन द कार्बन डाइऑक्साइड। फिर धीरे धीरे ये रियलाइज हुआ कि वो 12 साल का ही चाहे हम इसका टाइम स्पैन लेना, उसमें ही ये बहुत डैमेजिंग है, वी हैव टू रिड्यूस इट। तो तभी आप देखोगे GMP भी आया, फिर ये मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम आए। ये भी बेसिकली UNEP IMEO का ही पार्ट है, और COP27 के दौरान ये लॉन्च हुआ था, जो कि इजिप्ट, शर्म एल शेख इजिप्ट में हुआ था। एंड ये एक तरह से ना मीथेन डिटेक्शन के लिए है, अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। यू अलर्ट एंड जिसके भी अंडर ये लीकेज हो रहा है उनको आप अलर्ट कर दो, ताकि वो फिर उसके ऊपर एक्शन ले पाए। सो दैट इज व्हाट मार्स इज, राइट। तो मार्स आया, ओके। इसके बाद ना एक और है हमारे पास, मीथेन सैट। मीथेन सैट जो है 2024 में ये लॉन्च किया गया था, और ये ना जैसे न्यूजीलैंड का पहला स्पेस मिशन है, राइट। बेसोस अर्थ फंड, बेसोस आपको पता है अमेजॉन, जेफ बेसोस, उनका ना एक फंड है, उससे इसको पैसे मिले हैं, राइट। सो इट हैज़ एक्चुअली अ फंडिंग फ्रॉम जेफ Bezos Earth Fund. It has funding from EDF, which is a non-governmental organization, and it has support from New Zealand Space Agency, जिसका ये पहला स्पेस साइंस मिशन है। अब मीथेन सैट एक सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। अब ये ना ट्रैक करेगा, मॉनिटर करेगा कि कहाँ से मीथेन इमिशंस हो रही हैं, ठीक है। ट्रैक कर रहा है, रियल टाइम में ट्रैक कर रहा है। उसके बाद ना ये इन्फॉर्म करेगा उस पर्टिकुलर कंट्री को, और अगर वो एक्शन नहीं लेते या इसको रोकने के लिए नहीं कुछ करते तो नेम एंड शेम भी करेगा।
तो उसमें ये बहुत अच्छा एक स्टेप है मीथेन सैट का, राइट। तो अगर आप इसके बारे में देखो ना, तो इट विल ऑर्बिट 15 टाइम्स अ डे, ठीक है। ऑयल एंड गैस सेक्टर को ये पे फोकस करेगा, और लोगों को ना इसका डेटा मिलेगा रियल टाइम में। 3 पार्ट्स पर बिलियन का भी जो मीथेन है उसको भी डिटेक्ट कर सकता है, बट ऑब्वियसली द आइडिया इज टू डिटेक्ट लार्ज एमिटर्स, ठीक है। और उसके बाद ना ये आपका जो है आई थिंक IR के थ्रू ही होता होगा, बट एक बार मेरे को पढ़ना पड़ेगा बच्चे कैसे होता है, बट आई एम श्योर ऐसे ही कुछ होता होगा। बट ये क्योंकि डिटेक्ट कर रहा है तो some very precise tech it is using because it is tracking as little as 3 parts per billion, बट जहाँ पे ना इमिशन हो रहा है, जहाँ पे लीकेज हो रहा है, और जो सुपर इमिटर्स होते हैं ना, जो ज़्यादा, उन्हीं को फोकस तो ऑब्वियसली उन्हीं पे ही रहेगा इसका। तो मीथेन सैट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो यू हैव मार्स, यू हैव मीथेन सैट, यू हैव IMEO एंड यू हैव GMP, ठीक है। उसके अलावा ना, जिससे अब हमें पता है कि एग्रीकल्चर इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ मीथेन, उसमें भी एंटेरिक फर्मेंटेशन बाय रूमिनेंट्स। अब आपको पता है कि बहुत सारे कंट्रीज में लाइव स्टॉक को हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब उनको बड़ा किया जाता है, देन दे आर किल्ड बिकॉज ऑफ द मीट एंड अदर व्हाटएवर। तो उस केस में क्या होता है कि स्पेशली जो ये बहुत सारी कंट्रीज में तो होता है जहाँ पे आपका ये जो बीफ और पोर्क ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, राइट। अब यहाँ पर ना सो वी हैव टू फीड द कैटल एंड दे विल रिलीज मीथेन। अब देर आर सर्टन थिंग्स लाइक यू हैव हरित धारा। हरित धारा ना फीड है। सो हरित धारा है इंडियन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का इनिशिएटिव। रूमिनेट इज एन इनिशिएटिव ऑफ रूमिनेट विच इज अ स्टार्टअप, ठीक है। एंड इट हैज़ फंडिंग फ्रॉम योर बिल गेट्स का एक जो भी उनका ब्रेक थ्रू एनर्जी वेंचर्स है वो फंड करता है, तो उन्होंने फंड किया है रूमिनेट को। रूमिनेट क्या है? रेड सीवीड से बने हुए डाइटरी सप्लीमेंट्स है। अगर आप कैटल को ये फीड करते हो, आपने कैटल को फीड तो देना ही है, कैटल को खाना तो देना ही है, तो अगर हम कैटल को ये रूमिनेट फीड करते हैं ना, तो वो मीथेन का अमाउंट बहुत कम प्रोड्यूस करता है। करेगा तो सही, ऐसा नहीं है नहीं करेगा, बट बहुत कम करेगा। तो ये रेड सीवीड से बना है, बिल गेट्स की फंडिंग है, और रूमिनेट नाम का ही स्टार्टअप है। सिमिलरली इंडिया में हरित धारा आइकर का है। इसमें प्लांट की ही बनी हुई फीड है ये, ठीक है। फाइटोसोर्सेज, नेचुरल फाइटोसोर्सेज से ही बनी हुई है, लेकिन ये भी एंटी मिथेनोजेनिक है। अगर हम इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं ना, तो 20% तक हमारी जो मीथेन एमिशंस है वो कम हो जाती हैं। तो ये भी 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, राइट। देन द थर्ड इज नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस। अब नाइट्रस ऑक्साइड का, जैसे मैंने आपको बताया कि 335 पार्ट्स पर बिलियन इसका अप्रॉक्सीमेट लेवल है, और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कम इंक्रीज जो हुआ है वो नाइट्रस ऑक्साइड के लेवल्स में हुआ है। और अगर हम बात करें इसका जो लाइफ स्पैन है, दैट इज़ ऑल्सो 114 ईयर्स, अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर्स के करीब है। एंड नाइट्रस ऑक्साइड का सोर्स क्या है? नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, ठीक है। मेजर जो सोर्स है वो यही है। उसके अलावा आपके पास बायोमास बर्न करेगा, तो बायोमास में हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स कंटेन नाइट्रोजन, तो वो बर्न करेगा, N2O प्रोड्यूस करेगा। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस N2O प्रोड्यूस करेंगी, बट जो मेजर सोर्स है वो फर्टिलाइजर्स है, एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर्स, स्पेशली नाइट्रोजनस एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर्स। बट हाँ, इसमें ना एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब हम नाइट्रस ऑक्साइड की बात करते हैं ना, तो मेजॉरिटी ऑफ द सोर्सेज प्रेजेंट आर स्टिल नेचुरल, एंथ्रोपोजेनिक बहुत कम है, तभी इसका अमाउंट भी बहुत कम इंक्रीज हुआ है, राइट। सो इज दिस क्लियर? अभी तक ये थी, क्योंकि यही 3 इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ओके, देन यू हैव ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। ये WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हर साल निकालता है, और ये ना बुलेटिन है। तो बुलेटिन क्या है? आपको बताएगा कि ये गैसेस रिलीज हो रही है, तो ये कंपेयर करता है पिछले साल से कितना इंक्रीज हुआ है। जैसे अगर 2024 का होगा तो वो कंपेयर करेगा 2023 से कितना इंक्रीज हुआ है और प्री इंडस्ट्रियल टाइम से कितना इंक्रीज हुआ है। हाँ बच्चे देखो, जहाँ पे भी नाइट्रोजन होगा ना, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन फॉसिल फ्यूल्स, तो ऑब्वियसली उसकी बर्निंग से नाइट्रोजन प्रोड्यूस होगा ही, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। बट जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं या जो वेहिकुलर कंबशन है, वो मोस्टली ना NO2 NO3 ज़्यादा रिलीज करते हैं, जिसको हम NOx कहते हैं,
तो ये पल्यूटेंट्स होते हैं जो वेहिकुलर एमिशन से रिलीज होते हैं, और ये पल्यूटेंट सनलाइट की प्रेजेंस में VOCs के साथ कंबाइन करके बनाते हैं ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, विच इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। ठीक है, तो NOx आर मोर ऑफ पल्यूटेंट्स, whereas this N2O is a ग्रीन हाउस गैस। और ये जो NOx है ना, ये ग्लोबल कूलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, whereas N2O इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। पल्यूटेंट्स ने बेसिकली ना, आप इसको ऐसे समझो कि जब हम बात करते हैं ना पल्यूटेंट की, तो जो नेचुरली प्रेजेंट नहीं है वो पल्यूटेंट है। तो आप खुद से गैस करो कि N2O, NOx दे आर नॉट प्रेजेंट नेचुरली, सो दे आर अ पल्यूटेंट। ठीक है, अब पल्यूटेंट वाला क्लियर हो गया। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी हम उसके इंक्रीज्ड लेवल्स को पल्यूटेंट मानते हैं, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ही कैच है। बाकी हर एक चीज, चाहे वो N2O है, NOx है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, SO2 है, जो नेचुरली प्रेजेंट नहीं है वो पल्यूटेंट है। फॉर दैट मैटर कार्बन मोनोक्साइड भी नहीं प्रेजेंट है तो वो भी पल्यूटेंट है ना, ये सब कुछ। बस हमारे पास ना जो नेक्स्ट लेवल है ना, जो आपको क्लाइमेट चेंज में समझना है, वो ये है कि क्या ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है या ये ग्लोबल कूलिंग कॉज करता है। ठीक है, बस वो आपको जानना है। जैसे अभी मैंने आपको बोला NOx ग्लोबल कूलिंग कॉज करते हैं, N2O ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब NOx बनाते हैं ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, विच इज अगेन अ ग्रीन हाउस गैस विच कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। इट इज अ पल्यूटेंट ऑल्सो, इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो। तो नेक्स्ट स्टेप आपका वो है कि आपको पल्यूटेंट समझ में आ गया, अब आप ये रिलेट करो कि ये ग्लोबल वार्मिंग करते हैं या ग्लोबल कूलिंग करते हैं। उसके बाद जब हम एक और इसके एडिशनल जो चीज़ होती है वो होती है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन आपको पता है ना, जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है वो डिप्लीट होती है CFCs, है ना, क्योंकि ये क्लोरीन रेडिकल बना देते हैं, ब्रोमीन रेडिकल बना देते हैं। तो आपके पास ना देखो, अब HFC लिखा ना, HFC इज नॉट एन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, राइट। अब ना यही तरीका है इसको याद करने का कि अगर आपके पास क्लोरीन रेडिकल है या ब्रोमीन रेडिकल है तो ही ग्लोबल ये ओजोन डिप्लीटिंग करेंगे। ठीक है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हम इनको कहेंगे। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है ना, इनमें फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन रेडिकलाइज नहीं होता, मतलब वो रेडिकल नहीं बनता। तो सिर्फ HFC इज नॉट एन ODS बट ओनली अ ग्लोबल वार्मिंग एजेंट और अ ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, तो HFC इज नॉट अ ODS। आपके पास CCl4 ODS है क्योंकि क्लोरीन रेडिकल होता है ना, HCBC हाइड्रोक्लोरोब्रोमो जो है वो सब है ना, HCFCs भी है। तो आइदर यू शुड हैव अ क्लोरीन रेडिकल और अ ब्रोमीन रेडिकल। ठीक है, HCFCs भी है क्योंकि उसमें क्लोरीन रेडिकल होगा। सिर्फ HFCs नहीं है क्योंकि वो ग्लोबल वार्मिंग ही करेंगे, वो ODS नहीं है। तभी जो CFCs थे, HFCs थे, दे वर रिप्लेस्ड विथ HFCs, है ना, HCFC, CFC, CCl4। ठीक है, ये सब रिप्लेस हुए थे विथ HFCs। ठीक है, HFC से हमने रिप्लेस कर दिया इसको क्योंकि ODS नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। फिर अब ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी हम इनको कम कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास किगाली एग्रीमेंट है। ठीक है, खैर ये हम बाद में करेंगे, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ये चीज़ आपको इस तरह से कंपेयर करनी है। HFCs इज नॉट ODS क्योंकि फ्लोरीन F रेडिकल डजेंट एग्जिस्ट। क्लोरीन रेडिकल है, ब्रोमीन रेडिकल है, ये एग्जिस्ट करते हैं, ये ओजोन के साथ कंबाइन करके उसको डिप्लीट करते हैं और ओजोन होल बनाते हैं। तो इनको ODS ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कहा जाता है।